हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जो भी बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे इस सेशन के थ्रू, चाहे वो एनवायरनमेंट पे हो, इकोलॉजी पे हो, इकोसिस्टम पे हो, या फिर बायोडाइवर्सिटी पे हो, या फिर उसके अलावा पोल्यूशन वगैरह होती है उस पे हो, वो हम सारे कवर करेंगे। आप में से किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगा ये आपको पता होगा। पटवारी के लिए तो डेफिनेटली वहाँ पर ये मैंशन है, उनके लिए तो रहेगा ही। बट अगर आप कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर एसआई, एनटी, ठीक है, इसके अलावा अगर जेकेपीएससी जेकेएस के लिए भी पढ़ रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये रेलेवेंट रहेगा। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे नई सीखेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज हो ही जाएंगी डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दो और बाकी सारे स्टूडेंट्स वगैरह तक भी शेयर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लेना, यहाँ पे हम अराउंड 65 to 70 के आसपास क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। आप देख लेना आपका स्कोर क्या रहेगा। आप में अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है, एंड पे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा आपका स्कोर क्या रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल कंपोनेंट आर सराउंडिंग इन विच बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स इज नोन एज। ऐसा कंपोनेंट जहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं वो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं? एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं। इसको फंक्शनल यूनिट के साथ वो मत करना, कंफ्यूज मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज या फिर आर एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें से कौन से हैं बायोटिक कंपोनेंट्स? डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉसिल्स, बोन्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ दी अबो। तो जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, चाहे वो डेड एंड डिकेइंग मैटर ही हो उनका, या फिर उनके फॉसिल्स हो, या फिर बोन्स हो, जनरली उन सब को हम बायोटिक कंपोनेंट में ही लेते हैं। ठीक है, जनरली उन सब को हम बायोटिक कंपोनेंट में लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। द टर्म एनवायरनमेंट वाज डिराइव्ड फ्रॉम एनविनर। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है जो एनविनर है, जहाँ से एनवायरनमेंट वर्ड को डिराइव किया गया है? ये कौन सा वर्ड है? इज इट अ ग्रीक वर्ड, इज इट अ लैटिन वर्ड, इज इट अ फ्रेंच वर्ड और द स्पेनिश वर्ड? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, द करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। चलिए, हु कॉइन्ड द टर्म एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो टर्म है किसने दी है? अर्नेस्ट हैकेल, एजी टर्नस्ले, थॉमस कैरिल या फिर ईपी ओडम। अगेन और आंसर विल बी, करेक्ट आंसर इज थॉमस कैरिल। ठीक है, पूछा जाता है, आपको पता होगा एनवायरनमेंट टर्म किसने दी है, कहाँ से डिराइव की गई है। इकोलॉजी टर्म किसने दी है, कहाँ से डिराइव की गई है। वैसे इकोसिस्टम जो है टर्म किसने दी है, कहाँ से डिराइव की गई है। तो काफ़ी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं। एंड एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स, एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबो। हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी आते हैं एक एनवायरनमेंट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल फैक्टर। इसमें से फिजिकल फैक्टर कौन कौन सा नहीं है? तो वाटर एक फिजिकल फैक्टर है, क्लाइमेट भी फिजिकल फैक्टर है, एयर भी फिजिकल फैक्टर है, ग्रीन प्लांट क्या है? तो दीज आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। चलिए, एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस उसके इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इट्स हैबिटेट। क्या बोलते हैं हम? एड्रेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। द वर्ड इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओइकस। ठीक है, विच इज़ अ, अब जो इकोलॉजी वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? ओइकस किस वर्ड से डिराइव किया गया है? तो वर्ड इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आप देखो आपको डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे दे दी है सो दैट आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट, उनका इंटरेक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम या फिर हैबिटेट। आंसर विल बी इट इज़ नोन एज इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10th, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। किसने दी है टर्म इकोलॉजी? एजी टेंसले, अर्नेस्ट हैकेल, यूजीन ओडम या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो करेक्ट आंसर इज अर्नेस्ट हैकेल। किसने दी है टर्म इकोलॉजी? करेक्ट आंसर विल बी अर्नेस्ट हैकेल। चूज द करेक्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। करेक्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड नंबर पे क्या रहेगा? इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करने चाहिए। याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करने चाहिए। सेकंड चीज़ ये होनी चाहिए कि वो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होने चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी करने चाहिए और एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होने चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। उनको हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर। इसमें से बायोस्फीयर में कौन कौन इंक्लूड होता है? हाइड्रोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, तो ये तीनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, तो ये सभी इंक्लूड होते हैं इन बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर कैन बी कंसीडर्ड एज ओनली दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ। क्या ये ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 14, बायोस्फीयर इज ओनली दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ, इज इट ट्रू? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यस। देखो बायो वर्ड से ही पता हमें चल रहा है, बायो का मतलब ये लिविंग, जहाँ पे लिविंग बींग्स रह रहे हों, इट इज़ ओनली दैट पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर इज एब्सेंटेड। बायोस्फीयर कहाँ पे एब्सेंट होता है? देखो एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हार्श कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे लाइफ नहीं होती है, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। टॉप ऑफ हाईएस्ट माउंटेन्स वहाँ भी नहीं होती है, डीपेस्ट ओशंस पे भी नहीं होती है, तो यस इन सभी जगहों पे बायोस्फीयर एब्सेंट होता है। The structural and functional unit of biosphere where living organisms interact among themselves and with their surrounding environment is known as, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? It is known as ecosystem। इसको हम क्या बोलेंगे? It is known as ecosystem। Who coined the term ecosystem? किसने दिया है term ecosystem? अर्नेस्ट हैकेल, A.G. टॉन्सले। वैसे हमारा आंसर यहीं पे आ गया, इट इज़ करेक्ट आंसर इज A.G. टॉन्सले coined the term ecosystem। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट। तो लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? अगर ये फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो इनकी वजह से जो सर्वाइवल है किसी भी प्लांट या फिर एनिमल का, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसीलिए इनको लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन है? लाइट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, यस आपको पता होगा, ओशन, ठीक है, कुछ हद तक ही 200 मीटर से अराउंड के आसपास लाइट वहाँ तक पेनिट्रेट कर पाती है। तो जो जनरली जितनी भी पॉपुलेशन होती है ना, मेजॉरिटी जितना परसेंटेज होता है पॉपुलेशन का ओशन में, उसी रीजन में होता है, ठीक है, नीचे फिर कम 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 होती जाती है, एंड पे तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं होती है, वो कोई पॉपुलेशन नहीं होती है। वैसे ही रेनफॉल यस, टेम्परेचर यस, अब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा कहीं पे, या फिर काफ़ी ठंडा, मैंने आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी की एग्जांपल दी, दीज आर ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर्स। अल्टीट्यूड, जैसे मैंने आपको हाईएस्ट ऑफ द माउंटेन बताया, दीज ऑल आर लिमिटिंग फैक्टर्स। मतलब अगर ये इनमें से कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं, इनकी वजह से अफेक्ट पॉपुलेशन पे या फिर किसी स्पीशीज़ पे पड़ सकता है, इनके होने या ना होने की वजह से। द यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजिशन ऑफ अ स्पीशी इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम इज नोन एज। यूनिक रोल, किसी भी स्पीशी का यूनिक रोल उसके इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम निश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम निश बोलते हैं। इकोटोन जोन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। जो इकोटोन जोन होता है ना, ये रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में। इकोटोन क्या होता है? मतलब ये ट्रांजिशन जोन होता है किसके बीच? मतलब मान लो ग्रासलैंड एक ट्रांजिशन जोन है, किसके बीच? एक साइड डेजर्ट है, एक साइड क्या है? फॉरेस्ट है, इसके बीच एक ट्रांजिशन जोन है। तो यस ये बहुत रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ग्रासलैंड के फीचर्स हैं, कुछ यहाँ पे डेजर्ट वाले फीचर्स हैं, तो वहाँ के एनिमल प्लांट्स भी यहाँ पे रह रहे होंगे, कुछ फॉरेस्ट वाले फीचर्स भी यहाँ पे होंगे, तो वहाँ के एनिमल प्लांट स्पीशीज़ भी यहाँ पे हो रही होंगी, इसलिए ये रिच होता है, ठीक है, इसलिए रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में। इट इज़ वेरी ट्रू। चलो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ और इकोसिस्टम, इकोटोन जोन्स के नाम बता दो, आपको पता है। चलो मैंने आपको जैसे ग्रासलैंड बताया, क्या आपको कुछ और इकोटोन जोन के बारे में पता है? ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो, पॉज करके वीडियो वहाँ पे बता दो। द स्पीशीज़ विच अकर प्राइमरीली और मोस्ट अबंडेंटली इन इकोटोन आर नोन एज। जो स्पीशीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है इकोटोन रीजन में, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एज स्पीशी। क्या बोलते हैं उसको हम? उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एज स्पीशीज़, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। चेंजेस इन अपीयरेंस, बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउज इट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज नोन एज। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। हर एक इंसान या फिर किसी भी एनिमल या फिर प्लांट को अडेप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडेप्टेशन कैन बी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, ये सारी चीज़ें हैं जो अडेप्टेशन में आती है। मॉर्फोलॉजिकल कैसे हो सकता है? मतलब कि आपने अपनी बॉडी को मतलब कैसे शेप दी है, ठीक है, अपनी शेप आराम आराम से चेंज करना है। वैसे जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कहा जाता है कि जब हम उस पर चलने लगे तो हमारी जो वो टेल बोन है वो फाइनली रिड्यूस हो गई। वैसे फिजियोलॉजिकल अपने अंदर के प्रोसेसेस को क्या करना? अडेप्ट करना। मतलब कि आपको पता होगा जो डेजर्ट में एनिमल वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने खाने से ही अपने पानी की जितनी सप्लाई होती है वहीं से पूरी करते हैं, पानी वगैरह नहीं पीते हैं। बिहेवियरल में क्या क्या आता है? तो जैसे कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, माइग्रेट करना, ये किस में आएगा? ये बिहेवियरल अडेप्टेशन है। तो ये सारी अडेप्टेशन ट्रू है, ठीक है, ये सभी हो सकते हैं अडेप्टेशन। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी लेवल। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे ही इस एनर्जी इस ट्रॉफिक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फ्रॉम टू ईट एंड बीइंग ईटन, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन्स आर जनरली ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? कितने टाइप्स की फूड चेन होती है? जनरली ऑफ
टू टाइप्स। कितने टाइप की फूड चेन होती है? टू टाइप। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कौन कौन सी। तो देखो कौन कौन सी टाइप की होती हैं। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में जहाँ पे जो प्राइमरी कंजप्शन है किसकी होती है? ग्रीन प्लांट्स वगैरह से होती है। डेट्रिटस फूड चेन में जहाँ पे जो प्राइमरी कंजप्शन होती है वहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। द कंज्यूमर विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट्स एज देयर फूड। देखो यही चीज़ मैंने आपको बताया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट इज ग्रास कैटरपिलर। सबसे पहले मतलब ग्रास को खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को खाया लिजर्ड ने, लिजर्ड को खाया स्नेक ने। संके नहीं होगा, स्नेक होगा, SNAKE। इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? देखो ग्रास से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ग्रास से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली ग्रेजिंग फूड चेन में आएगा। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ फूड चेन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज इज कंज्यूम्ड एट द प्राइमरी लेवल। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इट इज डेट्रिटस फूड चेन। जहाँ पे जो प्राइमरी कंजप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन इज। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस चीज़ से हम इसको डिस्टिंक्ट करेंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे क्या है, उसी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डेट्रिटस फूड चेन है या फिर ग्रेजिंग फूड चेन है। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डेट्रिटस। इसमें से कौन से एग्जाम्पल हैं डेट्रिटस के? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो आपको पता होगा वायरस तो इनएक्टिव होता है, जब ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा तभी एक्टिव होगा। तो 1 जहाँ जहाँ दिख रहा है उड़ा लो। ठीक है, ये आंसर आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। आंसर रहेगा ओनली बैक्टीरिया एंड फंगस आर डेट्रिटस। व्हाट इज 10% लॉ? 10% लॉ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 10% एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग, नहीं, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि ग्रेजिंग फूड चेन से अगर कोई एनर्जी जाएगी, मतलब मान लो हर्बीवोर्स ने घास खाया, ठीक है, ग्रास खाया, मान लो इनके अंदर 100% एनर्जी चली गई। अब इस हर्बीवोर को किसी एनिमल ने खाया, लायन ने खाया, मतलब मान लो, ठीक है, लायन ने खाया, क्या उसके अंदर ये सारी 100% एनर्जी जाएगी? नहीं, 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, इसके अंदर बस 10% एनर्जी ही जाएगी। तो यही बोलता है 10% लॉ। इसको हम लिंडमैन रूल भी बोलते हैं। 10% लॉ इज ऑल्सो नोन एज, वैसे मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंडमैन्स रूल। अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड ग्रुप, फूड वेब, फूड साइकिल या फिर फूड नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मान लो ये फ्रॉग है, अब इसको क्या खाली स्नेक खाएगा? स्नेक को ईगल खाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ से कोई और एनिमल भी आए, जैसे कि हो सकता है इसको कौन खाए? फ्रॉग को वो भी खाए, कैट भी खाए। ठीक है, फ्रॉग को मान लो कोई और एनिमल है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, किसी को भी उठा लो, ईगल डायरेक्ट ईगल भी खा ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मतलब बहुत सारा नेटवर्क होता है फूड चेन का। इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं फूड वेब। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन इन फूड वेब। किस टाइप की वो होती है इंटरेक्शंस? अमेंसेलिज्म, यस, प्रेडेशन, यस, पैरासिटिज्म, यस, कमेंसेलिज्म। तो ये सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे दे दो, प्लस माइनस करके भी अगर आप दे दोगे शॉर्टकट में मैं समझ जाऊँगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज़ इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दो। अमेंसेलिज्म क्या होता है? प्रेडिशन क्या होता है? पैरासिटिज्म क्या होता है? कमेंसेलिज्म क्या होता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप प्रेडेटर। इसमें से टॉप प्रेडेटर कौन से हैं? हॉक, यस, टाइगर, शार्क, लाइन, ये सारे क्या हैं? तो ये सभी टॉप प्रेडेटर्स हैं। टॉप प्रेडेटर्स आर ऑल्सो नोन एज टर्शरी कंज्यूमर्स। टॉप प्रेडेटर्स को हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, टर्शरी या फिर क्वाटरनरी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो यस, दीज आर ऑल्सो नोन एज टर्शरी आर क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स। इकोलॉजिकल पायरामिड्स कौन कौन से हैं? पिरामिड ऑफ नंबर्स, यस, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ दी अबो। तो हमारा आंसर रहेगा दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर क्या रहेगा? इट विल बी ऑलवेज अपराइट, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्या होगा? सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रास होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रास होगा। ग्रास के बाद क्या होगा? कुछ ट्रीज़ होंगे, और जो फॉरेस्ट है वो बड़े बड़े श्रब्स, हर्ब श्रब्स होंगे, और जो बड़े ट्रीज़ हैं वो कुछ ही मिनिमम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ऑलवेज अपराइट रहेगा। चलें, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज, पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम में कैसा रहेगा? तो यहाँ पे कैसा रहेगा? पिरामिड ऑफ नंबर, यस, या तो ऑलवेज इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप। कैसा रहेगा? दो टाइप का रहेगा, ऑलवेज इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप। क्योंकि ट्री तो एक ही है, ठीक है, ट्री तो एक ही है, बट उस पर
पहले बर्ड्स भी रहेंगे, फिर पैरासाइट्स भी रहेंगे, हाइपर पैरासाइट्स भी रहेंगे। तो यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट इन एनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ऐसा पिरामिड जो हमेशा अपराइट ही रहेगा, कल ही मैंने आपको बोला हुआ है, इट इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल्स। For most terrestrial ecosystem, pyramid of biomass is always upright. For most ecosystem, जो pyramid of biomass है वो always upright रहता है, तो yes, it is very true. Pyramid of biomass is always upright for most of the terrestrial ecosystem. 1 kg food eaten by a lion has more energy than 1 kg of food eaten by a buffalo. क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? इट इज़ वेरी फॉल्स, क्योंकि जो लाइन खाएगा वो मीट खाएगा, फ्लैश खाएगा, उसमें उतनी एनर्जी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जो ग्रास खाई होगी बुफेलो ने। क्योंकि आपको पता होगा जैसे जैसे हायर लेवल पे हम जाएंगे वैसे वैसे जो फूड की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसमें जो एनर्जी होगी वो भी कम होती जाएगी। द एंट्रेंस ऑफ पोल्यूटेंट इनटू अ फूड चेन इज नोन एज, एंट्रेंस किसी भी पोल्यूटेंट की एक फूड चेन में उसको हम क्या बोलते हैं, बायो रेमेडिएशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन, ऑल ऑफ दी अबो। हमारा आंसर रहेगा किसी भी पोल्यूटेंट की जब एंट्रेंस होती है किसी भी फूड चेन में उसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। फिर उसका फर्दर वो हो जाना, बढ़ते जाना उस फूड चेन में, उसको हम बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो येस, इट इज़ वेरी ट्रू, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर लेवल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, आई थिंक क्लास बहुत लंबी हो गई है तो मुझे लगता है अब यहीं पे एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लाएंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ये वाली क्लास भी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर हमें इस वीडियो पे 100+ लाइक्स आ गए तो हम ज़रूर ये वाली क्लास भी कल ही आपके लिए अपलोड कर देंगे। अब ये आप पे मैटर करता है, अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी है व लाइक नहीं किया है ज़रूर लाइक कर दें आप सभी, क्योंकि क्लासेस आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। अगर आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है, ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे इनको हम। अगर आप चाहते हो पोल्यूशन पे भी लाएँ विद करंट अपडेट तो मैं ज़रूर लाऊँगा, बट आप थोड़ा इस वीडियो पे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एवरीवन। शाम को मॉक होता है डेली 10 बजे, तो प्लीज़ आप सभी 10 बजे आया करो लाइव। ठीक है, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।